of the electoral rolls. The stalemate in the parliament continues over the issue, and Republic spoke to LJPRV chief and Union Minister Chirag Paswan. Listen in. चिराग, बिहार में इस साल अंत में चुनाव है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे बहुत अहम हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले राष्ट्रीय मुद्दों के साथ। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दो मुद्दे हैं जिन्होंने एनडीए को घेर रखा है। वो है एक ट्रंप टैरिफ का मुद्दा और एक दूसरा है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा इसलिए क्योंकि वो बिहार से जुड़ा हुआ है। लगातार अपोजिशन, ये तीसरा हफ्ता है मॉनसून सेशन का, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हाउस पूरा चल पाया हो अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट के। आप इस मुद्दे पर क्या आपका सोचना है? मेरी समझ के परे है कि इसमें सरकार का क्या लेना देना है। विपक्ष के पास कम से कम इतनी जानकारी, इतनी समझ, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि होनी चाहिए, कि उनको समझ में आए कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ विषय है। और चुनाव आयोग ने इस विषय को क्यों इनिशिएट किया? क्योंकि आप ही बार बार जाके उनके दरवाजे खटखटाते थे हर चुनाव के बाद कि चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, डुप्लीकेसी ऑफ वोटर लिस्ट चल रही है। बार बार लोकसभा के बाद आप गए, आज तक महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के लिए हम लोग को कोसा जाता है कि हम लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली करके महाराष्ट्र का चुनाव हमने जीता। हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम ये लोग झारखंड का चुनाव जीतते हैं, वहाँ पे वोटर लिस्ट ठीक रहती है, बट महाराष्ट्र में हार जाते तो वोटर लिस्ट खराब हो जाती है। दिल्ली चुनाव के बाद भी इन्होंने यही किया। तो जब आप खुद बार बार आप चुनाव आयोग के पास आप जाएंगे, आप उनसे आग्रह करेंगे कि भाई धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो वोटर लिस्ट को ठीक कैसे किया जाएगा? यही तरीका है इंटेंसिव रिवीजन का। आप उसको रिव्यू करेंगे, आप उसमें जहाँ पे जो मृतक हैं उनको हटाएंगे, जो बाहरी हैं उनको हटाएंगे। मेरे राज्य में तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये सवाल उठ गए हैं कि क्या उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? तो अगर उनके पास दो वोटर आईडी हो सकते हैं तो ये ज़रूर चिंता का विषय है, और इसीलिए हम लोग इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं। अब ऐसे में जब आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग एक फैसला लेता है, और ये कोई ऐसा फैसला नहीं कि पहली बार देश में लिया गया हो, इससे पहले भी 4 बार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा चुका है, एंड एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। इस बार भी कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया गया, सिर्फ इतना कि उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन किया गया है। पहले आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन देने होते थे, अब आपके पास ऑनलाइन भी प्रावधान उसके लिए मौजूद है। ये तो रहा इस पूरे समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप जा रहे थे। अब आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार इसके ऊपर चर्चा करे। सरकार चुनाव आयोग नहीं ना है। आप अगर सदन में अगर आप इसकी चर्चा मांगेंगे तो कौन सा मंत्रालय जवाब देगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है, ये विपक्ष के नेता मुझे पूछ के बता दें। चुनाव आयोग अपने में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अपने में वो ना वो सदन आ सकते हैं जवाब देने के लिए, ना सदन का कोई मंत्री अधिकृत है चुनाव आयोग के बिहाफ में जवाब देने के लिए। ये सब जानते हुए भी अगर ये चल रहा है तो हकीकत यही है कि एक हंगामा विपक्ष को खड़ा करना है, अपनी प्रेजेंस इन लोगों को दिखानी है। दूसरा, इन लोगों को चुनाव की हार का ठीकरा अब किसी और पे फोड़ना है, क्योंकि ईवीएम बहुत साल चलते चलते अब खर्च हो गया। अब ईवीएम कोई मानता नहीं है, तो अब इनके लिए ईवीएम ठीक हो गई है। अब एक बार भी ये लोग ईवीएम को नहीं बोलते, अब इनको नया बहाना क्या मिला है? वोटर लिस्ट। तो अभी उसको लेकर हंगामा कर रहा है। लेकिन चिराग, पॉलिसी मेकिंग जब भी होती है तब कोई ना कोई मंत्रालय उसके सामने आता है, एक बहस होती है, डिस्कशन होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरत थी, और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अब ये पैन इंडिया एसआईआर किया जाएगा। लेकिन जब 3 हफ्ते हो गए मॉनसून सत्र के, विपक्ष एडमेंट है, हर एक बीएसी में इस बात पे बात होती है कि इस पर चर्चा हो। ऐसे में क्या लॉ मिनिस्ट्री क्या नहीं दे सकती जवाब? यही बात नहीं। देखिए, जो ये विषय उठा रहे एसआईआर पर्टिकुलर, ये चुनाव आयोग है। हाँ, अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं, किसी और माध्यम से कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो विपक्ष लेकर आए प्रस्ताव। मेरा सवाल बस इतना है कि आपने इतने दिन हंगामा इस विषय को लेकर आपने कर दिया, सदन आपने चलने नहीं दिया। आपकी मांग क्या थी सत्र से पहले कि हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम लोग को चर्चा करनी है। सरकार ने उस पर चर्चा की, प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने आए, उन्होंने आपके सारे प्रश्नों का, चिंताओं का उन्होंने पक्ष रखने का अपनी तरफ से उन्होंने काम किया। बट उसके बाद भी अब आप इसको लेकर
ये एक विषय अगर आपके लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय है तो फिर बार बार आप वो चिंता क्यों जाहिर करते थे कि भाई इलेक्ट वो वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, धांधली हो रही है, तब भी आपकी चिंता, धांधली को सुधारा जा रहा है तब भी आपकी चिंता। लेकिन जब वो इतना डिमांड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जो 65.64 लाख वोटरों का नाम डिडक्ट होना 7.9 करोड़ की पॉपुलेशन में, चिराग ये छोटा सा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। बात ये भी हुई कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आ गए हैं बहुत सारी जगहों से, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में पहले था, उसको भी कट ऑफ किया गया है। जब वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर डिस्कशन नहीं करना है तो चुनाव आयोग साझा क्यों नहीं कर देता, पब्लिक क्यों नहीं कर देता वो लिस्ट ऑफ पीपल जिनका नाम हटा दिया गया है, उसमें क्या समस्या है सरकार को? इवेंचुअली आई थिंक ये फैसला, मैं अधिकृत नहीं हूँ चुनाव आयोग के बिहाफ पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए या कोई भी एश्योरेंस देने के लिए, ये चुनाव आयोग को ही ये फैसला लेना है। बट हाँ, इन्होंने बिहार में भी एक माहौल बना के रखा हुआ था कि एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके वोट काट दिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर धर्म से आने वाले लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। बट आंकड़े दर्शाते हैं कि वोट तो अर्बन एरियाज़ के कट रहे हैं, जिसको सो कॉल्ड माना जाता है कि एनडीए का वोटर है, एनडीए का सपोर्टर है। पटना की जो सीट है वहाँ से कितने वोटर्स के नाम हटे हैं। देखिए, अंतोगत्वा इतना मैं विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ, ये बात सरकार भी सुनिश्चित करती है और हम लोग अपने माध्यम से भी सुनिश्चित करते हैं। अगर आपको बीएलओ पे अगर आपको भरोसा नहीं है, आपके बीएलएस भी तो है ना जो वहाँ पर हैं, या अगर आपके बीएलएस धरातल पर ही नहीं उतरना चाह रहे, कोई गांव देहात जाना ही नहीं चाह रहा, कोई ज़मीन पर काम ही नहीं करना चाह रहा आपका कार्यकर्ता, तो अलग बात है। बट मेरे कार्यकर्ता तो कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर बीएलओ पे भरोसा नहीं है, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो अपॉइंट करता है चुनाव आयोग, उस पर भरोसा नहीं है, तो बूथ लेवल एजेंट जो आपके हैं उनको आप रखिए ना प्रक्रिया में, उनको रखा ही गया है प्रक्रिया में। उसके बाद भी अगर आपको अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं है, मेरे लोग तो हर एक जगह थे, मेरे सारे बीएलएस हर एक जगह थे, उन्होंने सुनिश्चित किया इस बात को कि कहीं पे किसी भी सही व्यक्ति का जो इस देश का नागरिक है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ पे कोई चूक हुई है तो 3 बार इसमें आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं, आप उसमें अपील कर सकते हैं, 3 स्तर पे अपील की जा सकती है। तो ऐसे में सिर्फ हंगामा करते रहना, देखिए एक बात को लेकर हमारी सरकार बहुत क्लियर है, किसी भी घुसपैठिए, किसी भी कोई भी फॉरेन आइडेंटिटी वाला कतई देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इस बात को लेकर हम लोग बहुत क्लियर हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग उतने क्लियर इस बात को लेकर भी हैं कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कतई कोई अन्याय ना हो। आपको लगता है कि बिहार के एसआईआर के साथ एक लकीर भी खींची जा रही है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, थोड़े दिन कल मुलाकात भी हुई थी पश्चिम बंगाल के नेताओं की गृह मंत्री से, तो आपको लगता है कि बिहार के माध्यम से एक सेट भी किया जा रहा है एनवायरमेंट कि एसआईआर तो होगा ही, वहाँ पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, ममता बनर्जी लगातार चिंता व्यक्त कर रही हैं। तो ये लकीरें तो देश में इससे पहले भी 4 बार सेट की जा चुकी है ना, उस वक्त क्यों हंगामा नहीं हुआ था, उस वक्त क्यों बवाल नहीं हुआ था। अब आपको हर चीज़ पे एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना, विपक्ष ने ना राजनीति का एक बहुत सरल तरीका ढूंढ लिया है आजकल। झूठ बोलो, फॉल्स नैरेटिव सेट करो, लोगों को भ्रमित करो और लोगों को डराओ। इन्होंने लोकसभा में भी यही किया। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे इलेक्शंस में ये लोग रिपीटेडली बोलते रहे कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अनदर एग्जाम्पल, सीएए को लेकर जो एक नागरिकता देने वाला कानून था, इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया ये कह के कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून है, अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। बल्कि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे बहुसंख्यक वहां पे मुसलमान हैं, और हमारे देश के मुसलमानों को इन लोगों ने भ्रमित करके डरा दिया पूरी तरीके से और देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया। आज मुझे बताइए कितने मुसलमानों की नागरिकता सीए के द्वारा छीन ली गई। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोल के, और एसआईआर पे भी ये लोग वही कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि देश में 4 बार ऑलरेडी हो चुका है, इनके शासनकाल में भी हो चुका है। बट उसके बाद भी लोगों को डरा कर अपने पक्ष में करना, यही अब इनके पास रास्ता बचा है अपनी राजनीति को जीवित रखने का। लेकिन काफ़ी हद तक आप
अग्री करें या ना करें, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। सदन में जो कुछ हो रहा है, डेली बेसिस पे हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बात चर्चा बाहर तक हो रही है, लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसका असर एनडीए के ऊपर कितना पड़ेगा बिहार चुनाव में? पड़ेगा या फिर बिल्कुल नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि हर वो जानकार व्यक्ति, उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बिहारी राजनीतिक दृष्टि से बहुत जानकार होते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जैसे ही एसआईआर आया तो सबसे पहला राज्य जिसपे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा वो मेरा ही राज्य है, बिहार ही है। बट मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं भी जनता के बीच रहता हूँ, निरंतरता में कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी सभाओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से मैं जनता के बीच ही रहता हूँ और उनकी नफ्स को टटोलने का प्रयास करता हूँ। मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ, तो इन तमाम चीज़ों को आधार बना के ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कतई इसका हमारे चुनाव पर, बिहार के चुनाव पे इसका असर एनडीए के मतदाताओं को लेकर नहीं पड़ने वाला। And we was coming